गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज न्यू चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम फर्स्टली ये देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। यानी कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेजिटेशन क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजिटेशन। वेजिटेशन हम कह सकते हैं कि जो भी प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो हैं जब वो ग्रो करते हैं दैट इज़ द वेजिटेशन। और नेचुरल वेजिटेशन वो तब बन जाते हैं जब उनको ग्रो होने में ह्यूमन की कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करती है। एंड वाइल्ड लाइफ में हम एनिमल्स और जो जितने भी हमारे जो छोटे एनिमल्स हैं या फिर जो छोटे जो मॉस्किटोज़ हैं, ये सभी वाइल्ड लाइफ में आते हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा न्यू चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द बुक ज्योग्राफी। इसमें एक स्टोरी के फॉर्म में दिखाया गया है। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैम्प शी वॉज अटेंडिंग। शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स। सलीमा बहुत एक्साइटेड है कि समर कैंप जो है वो लगने वाला है और वो उसे अटेंड कर रही थी। और वो कहाँ गई थी बच्चों? मनाली गई थी, हिमाचल प्रदेश में है, जो अपने क्लासमेट्स के साथ। शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वॉज टू सी द चेंज इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम हायर एंड हायर। उसने देखा, उसको याद आया कि वो सरप्राइज़ हो गई देखकर कि उसने अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स देखे और उसी के हिसाब से उसने नेचुरल वेजिटेशंस भी अलग अलग देखे। जैसे जैसे बस जो है हायर टू हायर की तरफ जा रही थी तो वेजिटेशन में भी उसको चेंजेस देखने को मिल रहे थे। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टिक स्लोली डिसअपियर्ड। और जो गहरे जंगल थे उनके फुट हिल्स पर जो साल और टीक के जो ट्रीज़ लगे हुए थे, यानी कि जो माउंटेनियस एरियाज़ के जो फुट हिल्स वाले एरिया हैं, यानी कि माउंटेन्स का जो सबसे नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे उसे साल टीक जैसे जो पेड़ हैं वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो हायर लेवल की तरफ जा रही थी वहाँ पर उसे उस तरह के पेड़ नहीं अब देखने को मिल रहे थे। She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. जैसे जैसे वो हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ जा रही थी वैसे वैसे जो पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो छोटी होती जा रही थी। शेप जो है वो कैनोपीज टाइप होती जा रही थी माउंटेनियस एरियाज में। She learned that those were coniferous trees। और उसने ये देखा कि वो जो पेड़ थे वो coniferous trees थे। She noticed bloom of bright flowers on tall trees। उसने देखा कि ब्राइट फ्लावर्स जो हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं लंबे लंबे पेड़ों पर। These were the rhododendrons। क्या कहा गया इन फ्लावर्स को? rhododendrons। From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places। जब वो मनाली पहुंची, मनाली में रोहतांग पास जो कि माउंटेन पर एक कह सकते हो जहाँ स्नोफॉल होता है वो वाली जगह है, वहाँ पे उसने देखा कि उस लैंड पर कुछ एरियाज़ में छोटी छोटी घास उग रही थी और काफ़ी बर्फ़ भी वहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसके बाद है फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी सरमाइज दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। सलीमा ने ये ऑब्ज़र्व किया बच्चों कि जो हाई लैंड है, यानी कि जो लैंड की हाइट है और जो वेजिटेशन है, उनके जो कैरेक्टर है वो आपस में कोरिलेटेड है। यानी कि जैसे जैसे आप लैंड की ऊंचाई की तरफ जाएंगे वेजिटेशन की जो कैरेक्टर है वो भी चेंज होते जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे जैसे वो माउंटेन्स की तरफ जा रही थी तो जो लीव्स हैं पेड़ों की वो छोटी होती जा रही थी। और द क्लाइमेट चेंजेस एंड द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। क्लाइमेट का चेंज होना भी नेचुरल वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो बच्चों ग्रोथ होती है वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे, इसको मार्क कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं नेचुरल वेजिटेशन के ग्रो के लिए वो है स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। तो ये आप मार्क कर लीजिए। The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Natural vegetation is generally classified into three broad categories as follows। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर।
अब बच्चों फॉरेस्ट जो हमने नेचुरल वेजिटेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट, सेकंड इज़ ग्रासलैंड एंड थर्ड इज़ श्रब्स। फर्स्ट अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट जो हैं वो उनमें हैवी टेम्परेचर रहता है, रेनफॉल अच्छा रहता है, जिसकी वजह से पेड़ ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं और ज़्यादा पेड़ होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉरेस्ट में। और ये उसके बाद आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड हमें सभी एरियाज़ में नहीं, कुछ रीजन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो रेन है वो मॉडरेट रहती है। श्रब्स जो होते हैं ये कांटेदार होते हैं और इनमें ये ड्राई रीजन में देखने को मिलते हैं जहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक लेट्स डू करके 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो ये थोड़ा सा आप एक बार देख लेना। उसके बाद सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालय ट्रिप विद हर फादर। Salima was sharing her experience of Himalaya trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different part of different continents. Salima जो है वो अपना एक्सपीरियंस अपने फादर के साथ शेयर करती है, हिमालय ट्रिप जो था उसका, और उसके फादर जो हैं वो वर्ल्ड के मोस्टली एरियाज़ में घूमे हुए हैं। तो वो सलीमा को अपना ऑब्जर्वेशन बताते हैं, अलग अलग जो वैरायटी उन्होंने वेजिटेशन की अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में देखी उसके बारे में। एंड ही मैंशनड अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। वो कहते हैं कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हैं वो सब पोलर रीजन, यानी जो पोलर रीजन है नॉर्दर्न पोल और साउथ पोल के थोड़ा सा नीचे वाले एरियाज़ जो हैं वहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। थॉर्नी बुशेस जो हैं वो कांटेदार जो होते हैं वो डेजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमिड रीजन में मिलते हैं जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में। सलीमा रियलाइज द हिमालय हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। बच्चों सलीमा यहाँ कहती है कि हिमालय में हमें अगर हम नीचे शिवालिक की रेंजेस से होते हुए ऊपर माउंट एवरेस्ट तक जाएं तो वहाँ तक हमें अलग अलग तरह की जो वेजिटेशन है वो देखने को मिलती है। साथ ही वो कहती है कि इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हुए भी हमें अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलती है। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर। इनके बारे में आगे हम देखेंगे। आगे देखिए फॉरेस्ट, अब है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ देखिए बच्चों डू यू नो, देखिए ज़रा इसमें ये बताया हुआ है द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कैन यू टेल वाई? बच्चों ये आपका एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि लंग ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेजिटेशन, तो आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील। इसका रीज़न ये है क्योंकि ब्राज़ील जो है वो बच्चों इक्वेटर लाइन जो है, ब्राज़ील पहले तो आपको पता होना चाहिए साउथ अमेरिका में है और यहाँ ये इक्वेटर लाइन से होकर जाने की वजह से जो है इसको ये जो है इसको लंग ऑफ द अर्थ कहा जाता है क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें अगर हम, तो मैं इसके बारे में आपको जनरली बताती हूँ कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं बच्चों वो हमेशा पूरा साल थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो पेड़ हैं, ये इन जंगलों के जो पेड़ होते हैं वो पूरा साल भर, एक तो यहाँ बारिश होती है, इक्वेटर पर पाए जाते हैं ज़्यादातर, ह्यूमिड मौसम रहता है, बारिश पूरा साल होती है और ये इनकी जो पत्तियाँ हैं वो एक साथ नहीं गिरती हैं। जैसा कि अगर आप डिसीडियस फॉरेस्ट को भी हम आगे देखेंगे उनकी बात करें तो वो सारी पत्तियाँ एक साथ गिरा देते हैं और ऑटम के टाइम पे आपने देखा होगा ये पत्तियाँ गिरा देते हैं। लेकिन जब एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम बात करें तो वो जो पेड़ हैं ये अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते और या इसमें जो है इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दीज थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। दीज रीजन आर हॉट एंड रिसीव, मार्क करते जाइए, पॉइंट्स बनाते जाइए। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका कि फॉरेस्ट जो है ये वाले इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है।
दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा ये थिक फॉरेस्ट है जो कि इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। चौथा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कोई ड्राई सीज़न नहीं होता। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा द ट्रीज़ डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, एक साथ नहीं गिराते हैं अपनी पत्तियाँ। उसके बाद इसका जो इसीलिए इनको एवरग्रीन भी कहा जाता है। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन द डे टाइम। और इतने ज़्यादा डेंस होने की वजह से ये जो पेड़ हैं इनकी अलग अलग हाइट होती है और इसी वजह से ये जो पेड़ है ये इन्हीं की वजह से लैंड जो होती है इन पेड़ों के अंदर वहाँ तक सन की लाइट नहीं पहुँच पाती है और दिन में भी जंगलों में अंधेरा रहता है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महोगनी आर कॉमन हियर, ये मार्क कर लीजिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महोगनी आर कॉमन। ठीक है। फिर एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नैक, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। बच्चों इन जंगलों में एक एनाकोंडा नाम का एक बड़ा स्नेक भी मिलता है जो कि क्रोकोडाइल जैसे बड़े जानवरों को भी मार सकता है और खा सकता है। ठीक है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाए हुए हैं। उसके बाद है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। इसके लिए हम पहले एक वीडियो देखते हैं। As this humid air rises up into the high atmosphere, it cools. The cool air cannot hold on to moisture like warm air can, and so that moisture precipitates out into vast towering thunderclouds, which then finally release as torrential rain. And it's because of its central position on the equator that little to no change in temperature is experienced in rainforest, funnily enough. But what is it? Rainforests occur in other parts of the world, forests that grow in areas of very high rainfall. But the tropical rainforest has a unique combination of high rainfall and high temperature, which results in the most vigorous plant growth to be found anywhere on the planet. In terms of sheer biomass, this growth occurs mostly in the form of evergreen or hardwood trees, meaning dense hardwood like mahogany, teak, sandalwood and rosewood. But unlike the hardwoods of more northerly latitudes, these trees retain their leaves and grow all year round. A diverse array of plants grow in the shade below the thick tree canopy, and this further leads to a huge अब सेकेंड है बच्चों हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन एंड इन सेंट्रल अमेरिका। बच्चों ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो है इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा यही फॉरेस्ट पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ इंडिया का जो क्लाइमेट टाइप है वो मानसून है। ठीक है। और ये जो है लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, इन एरियाज़ में सीजनल चेंजेस पाए जाते हैं और ये जो पेड़ हैं इनकी खासियत होती है कि ये अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। एंड जबकि हमने ग्रीन फॉरेस्ट में देखा था कि वो अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। ठीक है। और ये अपने अंदर वाटर को कंजर्व करने के लिए ऐसा करते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम, ये वाले पेड़ इसमें मिलते हैं जो हार्डवुड ट्रीज़ के होते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शनल मटीरियल। अब ये जो होते हैं हार्डवुड ट्रीज़ जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कंस्ट्रक्शनल मटीरियल के लिए। और यहाँ पर टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकी ये सब पाए जाते हैं। सॉरी। इसमें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश जो कि भारत का जिस स्टेट में आप हैं यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ऑकर, नेम द स्टेट्स। यानी कि भारत में जहाँ जहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनके नाम बताइए और जहाँ जहाँ डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनके नाम बताइए। ठीक है। और भारत में किस तरह के फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये भी बताइए। ये है आपके डिसीडियस फॉरेस्ट जिनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है।